दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकिलिस्ट जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना साइकिल से भारत भ्रमण की यात्रा का एक बीड़ा उठाया है और ये आरजे ऑन रोड के नाम से साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पर निकले हैं। और इसके अलावा ये आकाशवाणी लखनऊ में कॉम्पियर के तौर पे काम भी करते हैं और संपूर्ण शुक्ला इनका नाम है। संपूर्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने तो मेरी इस यात्रा को जो है वो पल भर में पूरे भारत तक पहुंचा दिया है। आज आपके साथ बैठकर ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी भारत यात्रा है, ये यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सफल हो रही है और हर भारतवासी के दिल तक पहुंच रही है और लोग उसे समझ पा रहे हैं। मैं जैसा कि मैम ने आपको बताया कि दोस्तों, मेरा नाम संपूर्ण शुक्ला है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि हम सबका जीवन प्रकृति पर आधारित है और हम प्रकृति को कुछ भी नहीं दे रहे, हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही जा रहे हैं, जबकि हमारा जीवन पूरा प्रकृति के ऊपर आधारित है। जरा सोचिए कि अगर ये प्रकृति ना हो, ये पेड़ ना हो, ये पौधे ना हो, ये हवा ना हो, तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन का सबसे पहले 1% पर्यावरण के प्रति समर्पित करने की ठानी, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन है। बस ये मन में आया, फिर मैंने सोचा कि जो साइकिल होती है वो सबसे अच्छा साधन होता है। इसलिए नहीं कि वो पॉल्यूशन को फ्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होती है कि आप बहुत ही स्लो ड्राइविंग करते हैं और साइकिल में आपको मेहनत भी लगती है। इसलिए मेहनत, मैंने सुना है, कभी खराब नहीं जाती। इसलिए मैंने साइकिल को चुना और पूरे भारत की यात्रा साइकिल से करने की सोची और सभी देशवासियों को पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की कोशिश में अपना पहला कदम बढ़ाया प्रकृति की ओर। जी संपूर्ण, बहुत नेक आपका विचार है कि आप साइकिल से एक यात्रा करके संदेश दे रहे हैं लोगों को कि अपनी धरा को बहुत अच्छा रखा जा सकता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे संपूर्ण, आखिर आपको ये प्रेरणा मिली किससे कि ये साइकिल से पूरा भारत कैसे? देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आकाशवाणी के युवावाणी कार्यक्रम में युवाओं के लिए कंपेयर के रूप में काम करता था। तो वहां हर रोज एक सेगमेंट जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति सभी युवाओं को जागरूक किया जाता है। तो मैंने सोचा, जब हम लोग इतना पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्यों ना पूरे भारतवर्ष में जाकर के प्रकृति को भी समझा जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्रकृति के बहुत ही अलग अलग नजारे आपको देखने को मिलते हैं। आप लेह लद्दाख ही देख लीजिए, कभी धूप तो कभी पल में छांव, तो कभी बर्फ जैसी चादरों की यहां पर पहाड़ों पे आपको देखने को मिलती है। तो बस ये ख्याल मेरे मन में आया मेरे कार्यक्रम युवावाणी से, जहां पर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने 31 जुलाई 2023, जो कि मैंने आखिरी कार्यक्रम किया युवावाणी के लिए, उसी दिन का मैंने करंट का रिजर्वेशन लिया और वहां से निकल के आ गया गुजरात में मैंने 2 अगस्त 2023 को साइकिल खरीदी और वहां से सबसे पहले मैं गया द्वारकाधीश, क्योंकि मैंने महाभारत देखी हुई थी और उसमें अर्जुन का साथ सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण ने दिया था। तो बस प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए और वो दिन था 10 अगस्त 2023, जो मेरे जन्मदिन का दिन था। तो वहां से लेकर के आज तक मैं पर्यावरण के प्रति अपने जीवन का 1% समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहता हूं कि आप सब प्रकृति के प्रति कुछ काम मत करें, लेकिन प्रकृति को जो हम गंदगी के रूप में अस्वच्छ कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं, उसे ना करें। बहुत नेक विचार है आपका संपूर्ण। संपूर्ण, हालांकि ये साइकिल से यात्रा है आपकी और साइकिल से यात्रा अमूमन बहुत कम ही लोग ये सोच पाते हैं। तो जैसे कि बहुत जगह आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास अभी करंट में कोई रोजगार नहीं है जिससे कि पैसों का अर्जन हो सके। तो ऐसी सूरत में कई बार होता है कि आप किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके लिए पे करते हैं और रुकना होता है रातों को, या साइकिल का ट्यूब पंचर हो गया तो उसके लिए कई पैसों की जरूरत होती है। तो आपने इन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमाग में कि आखिर संपूर्ण ये काम करता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं मैम, मैंने पहले 60,000 रुपए अपनी सेविंग्स रखी थी और उन 60,000 रुपए में से मैंने साइकिल वगैरह खरीदी, उसमें लगभग 25,000 रुपए की मेरे पास सेविंग्स थी।
तो जब मैं द्वारकाधीश पहुंचा तो वहां से बस मैंने कहा कि तब तक चलते रहेंगे जब तक ये पैसे हमारे जेब में रहेंगे। और धीरे धीरे मैं चलता गया तो मुझे एक संस्कृति के बारे में पता लगा जो हमारे प्राचीन भारत की एक अद्भुत संस्कृति सभ्यता है, वो है अतिथि देवो भव। अतिथि को हमारे देश में आज भी भगवान की तरह माना जाता है और उसे भगवान की तरह, एक मेहमान की तरह उसके लिए वेलकम किया जाता है। तो धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगा तो लोग मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करने लगे, अपने घर में इनवाइट करने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि पूरे भारत में ही मेरे घर हैं। आज हम लोग जीवन में अपने कमाते हैं तो एक घर बना पाते हैं, दो घर बना पाते हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि भारत के कोने कोने में मैंने अपने घर बनाए, जहां पर मैं 4 दिन 5 दिन के लिए रेस्ट भी किया, उनके साथ उनके कल्चर को देखा, सभ्यता को देखा। जैसे आप जानते हैं असम की बिहू संस्कृति जो पूरे 1 महीने के लिए पूरे आसाम में आपको देखने को मिलता है, बिहू का कल्चर, बिहू नृत्य। तो वहां पर जब मैंने देखा तो लोगों ने बहुत सारा प्यार किया। तो बस मैं धीरे धीरे चलता रहा और आंध्र प्रदेश जब पहुंचा, तिरुपति बालाजी, तो वहां सिर्फ मेरी जेब में 10 रुपए बचे थे। तो 10 रुपए जब मेरी जेब में बचे तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, लेकिन इतना भरोसा हो चुका था कि दुनिया में कोई भी नहीं साथ देगा तो अजनबी भगवान बनकर जरूर साथ देंगे। बस वहीं से वो मेरा विश्वास बना और मैंने बिना पैसों के भारत की यात्रा करना शुरू किया। और अपने मिशन के साथ साथ मैंने मानवता का जो प्रचार है कि हमारे देश में आज भी कितनी मानवता है, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और बिना पैसों के अब मैं भारत की यात्रा कर रहा हूं और मुझे कभी नहीं महसूस होता कि मेरे पास पैसे नहीं है या मुझे खाने की दिक्कत है। मैं कहीं भी चला जाता हूं, गांव में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग पैसे ही नहीं लेते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ मदद चाहिए हो तो हमें बोलिए। नेक लोगों की ऑफ कोर्स बहुत आज भी कमी नहीं हुई है। तो संपूर्ण एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि आखिर आपकी जो साइकिल यात्रा है उस दौरान आपको रोजमर्रा की कुछ चीजों की आवश्यकता होती होगी, जैसे रोजमर्रा की जो चीजें, ब्रश, मंजन और भी। तो आप मिनिमम वो कौन कौन से सामान हैं जो ये इस यात्रा को सहूलियत प्रदान करने के लिए आप अपने साथ में रखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और यात्रा करने के लिए देखिए सबसे जरूरी सामान होता है, वो होता है आपका दिल। दिल आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी जो हमारे पूर्वज होते थे, उनकी संस्कृति को पढ़ा। जैसे मेरे पास कभी ब्रश या टूथपेस्ट जो होता है ब्रश का, वो खत्म हो गया तो मैंने देखा कि रास्ते में अमरूद के पेड़ लगे होते हैं या फिर नीम के पेड़ लगे होते हैं, तो उसकी डंठल को मैं तोड़ करके उसकी डंडी को रख लेता हूं और बस फिर कहीं भी काम कर लेते हैं। वो इतना नेचर से जुड़ी हुई चीज है और प्लस हमारे जो दांत हैं उन्हें ऑर्गेनिक चीज मिल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोजमर्रा के लिए मैंने एक स्लीपिंग टेंट अपने पास रखा हुआ है। जैसे आप जब लेह में यात्रा करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं कि उन पर चढ़ने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है। अचानक से रात हो गई या मौसम बदल गया तो उसके लिए मैं जो करता हूं वो ये, मेरे पास स्लीपिंग टेंट है, बस उसको लगाता हूं। -डिग्री की मेरे पास जैकेट है, अगर बर्फ भी गिर जाए तो भी मैं वहां पे रात गुजार सकता हूं और बस अपनी यात्रा को एक कदम और आगे बढ़ा सकता हूं। जी, हमें ये भी पता चला है कि आप जब जम्मू कश्मीर से गुजर रहे थे तो बनिहाल सुरंग के दौरान आपको क्रॉस नहीं करने दिया गया था, लेकिन फिर भी आपने क्रॉस कर लिया। आखिर वो किया कैसे? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। देखिए, जितनी भी बड़ी टनल होती हैं, जैसे अटल टनल हो गई या बनिहाल टनल, यूं मान लीजिए 10 से 15 किलोमीटर की जो टनल होती है, उसमें अकॉर्डिंग टू जो वहां पे नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि साइकिल आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से उसमें गाड़ियां निकलती हैं, थोड़ा अंधेरा भी होता है और जब आप टनल में जाते हैं तो इतना ज्यादा शोर आपके कानों में पड़ता है और साइकिल एक स्लो मोशन राइड है, तो इसलिए वहां पे जाने नहीं देते। हालांकि मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि वहां पे एक लोडर व्हीकल खड़ा होता है जिसमें उन्होंने मेरी साइकिल जो है रखी और मुझे टनल को क्रॉस करा दिया। जी संपूर्ण, क्या आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी अपने यात्रा के दौरान शामिल की है? क्योंकि कई बार आपके चैनल पे ऐसा दिखता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने इस यात्रा में, क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत बड़ा भारत है, मुझे लगता है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन मैं पूरा भारत साइकिल से नहीं घूम सकता हूं। तो भारत के चारों कोनों पे 4 धाम हैं और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो इनकी यात्रा भी मैंने अपनी यात्रा में शामिल की कि मुझसे अगर जो भूल चूक हो रही हो तो भगवान उन्हें क्षमा कीजिएगा और आप भी प्रकृति के प्रति जरूर अपनी कृपा बरसाइएगा ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। इसलिए मैं अपनी यात्रा के दौरान
दौरान 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम या जो भी एंशिएंट हमारे टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जो भी चीजें हैं उन्हें मैं घूमता हूं, मॉनेस्ट्री में जाता हूं और सब जगह मेरी बस एक ही मुराद है कि लोग मानवता से जुड़ें और प्रकृति से प्यार करें। जी संपूर्ण, क्या बात है कि ईश्वर भी खुश है और यात्रा भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक और बात संपूर्ण कि आप बहुत से राज्यों से गुजरे हैं, तो इस यात्रा के दौरान वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होंगी या कुछ संस्कृति होगी जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया होगा? जी बिल्कुल, संस्कृति की बात करें तो जब मैं मेघालय में था तो वहां पर एक बहुत ही यूनिक चीज मैंने देखी। वहां पर खासी ट्राइब्स है, यानी कि खासी आदिवासी सभ्यता के जो लोग हैं, उनमें मैं जब बैठा तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो लेडीज होती हैं वो बाहर के काम करती हैं। तो वहां पर एक चीज मैंने ऐसे ही बात की, जैसे जिक्र होता है, मैंने उनसे पूछा आप लोग का घर कैसे चलता है, आप लोग की जब शादी हो जाती होगी तो आप लोग को तो जाना पड़ता होगा, फिर यहाँ पर आपके पेरेंट्स के लिए कौन मेहनत करेगा? तो उन लोगों ने बहुत अच्छी चीज मुझे बताई कि यहाँ पर अगर हमसे कोई लड़का शादी करता है तो उसे हमारे घर आना पड़ता है, हमें उसके घर नहीं जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज मुझे दिखी। और अगर दिल में जिस राज्य की यादें रह गई हूं, अगर ऐसी बात आप पूछ नहीं है मुझसे, तो मैं कहना चाहूंगा गुजरात की संस्कृति। मुझे सबसे पहले मैंने उसी राज्य से शुरुआत की थी, तो वहां पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, ऐसा लगा कि ये जो यात्रा है ये भले मैं अकेला हूं लेकिन फिजिकली मैं सिर्फ अकेला हूं, लोग मेरे साथ हैं, उनका प्यार मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और वहां की जो संस्कृति है वो प्रकृति को भी लेकर बहुत ही अलग है। गुजरात में मैं जहां भी पानी पीने के लिए जाता था तो वहां पे 2 नल लगे हुए होते थे। एक नल पर लिखा रहता था कि अगर आपको कोई सामान धोना है तो इस नल का प्रयोग करें, अगर आपको पीना है तो इस नल का प्रयोग करें। वहां पे ना प्लास्टिक के ग्लास हमें नहीं देखने को मिलते थे, बस वहां पे एक स्टील का ग्लास होता था या पीतल का होता था, उसमें हम लोग पी लेते थे पानी। संपूर्ण जी, अब चूंकि टाइम की बहुत हमारे पास कमी हो रही है तो उसको देखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को यहीं पर समेटना होगा। संपूर्ण, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी बातें की और अपना इतना निजी जो यात्रा है उसको शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
Cacho